नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम हिंदी नाटकों के विकास के क्रम को पढ़ेंगे, जो कि हमारी 5वीं इकाई है। हिंदी साहित्य के जो प्रथम 3 युग हैं, जो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इनमें नाटक साहित्य का हमेशा अभाव रहा है। 14वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं सदी के मध्य तक नाटकों के नाम पर मैथिल कवि विद्यापति का नाम आता है, जिनके नाटकों का नाम है रुक्मणी हरण और पारिजात हरण। ये 14वीं शताब्दी के नाटक हैं। उसके बाद केशवदास ने विज्ञान गीता नाटक लिखा, लच्छीराम ने कर्णाभरण नाटक लिखा, और उसके बाद कृष्ण शर्मा ने साधुकृत रामलीला विहार नाटक लिखा। तो इस प्रकार जो दशरथ ओझा थे, उन्होंने अपने प्रबंध जो उन्होंने हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, ये जो प्रबंध काव्य लिखा था, उन्होंने उनमें अपभ्रंश, मैथिल, राजस्थानी, बंगाली, गुजराती, मराठी, इन सभी भाषाओं के प्रारंभिक नाटकों के तुलनात्मक अध्ययन के सहारे हिंदी नाटकों के 2 प्रमुख स्रोतों की ओर संकेत किया। जैसा कि उन्होंने ये बताया कि 13वीं शताब्दी में एक और तो कण्हप काल से चली आने वाली स्वांग की जो परंपरा थी, नाट्य परंपरा, जिसके नाटक जो होते थे वो डोमिनीय द्वारा अभिनीत होते थे, और दूसरी परंपरा जो थी रास की थी, तो जिसके अभिनय बहरूपीय जो होते थे वो होते थे। और उसके बाद जो मध्यकाल आया उसमें उनकी दूसरी परंपरा का प्रचलन अधिक हुआ। उनके विषय धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक, नैतिक, इस प्रकार के हुआ करते थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी लीला, रास लीला, नौटंकियाँ होती थी। मध्य भारत में माच होते थे, राजस्थान में ख्याल, गुजरात में भवाई, बंगाल में जात्रा, बिहार में कीर्तनिया, अंकिया, महाराष्ट्र में ललित और दशावतार, और दक्षिण भारत में यक्षगान, इनके रूप में लोक नाट्य परंपरा जीवित रही हैं। तो इस प्रकार से जो अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में हमने जो एक नवचेतना देखी थी, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही अंग्रेजों ने बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि जो बड़े बड़े नगर हैं, उनमें मनोरंजन के लिए एक अभिनय शालाओं की स्थापना की थी। तो अंग्रेजों के द्वारा जो पहली रंगशाला थी, जिनको वो क्या बोलते थे, प्ले हाउस, ठीक है। तो जो प्ले हाउस होते थे, उनके नाम से 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। उसके बाद 1777 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई, 1777 में, जिसका नाम क्या था, कलकत्ता थिएटर। और इसी थिएटर में सन 1789 ईस्वी में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अभिनय प्रस्तुत किया गया था। तो इन अभिनय शालाओं में भारतीय शिक्षित समुदाय का ध्यान जो है नाट्य कला की ओर आकर्षित किया। फिर सर विलियम जॉन्स द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज में शकुंतला जो नाटक है, उसके कई अनुवाद प्रस्तुत किए जा चुके थे। उसके बाद शेक्सपियर के नाटकों का अध्ययन भारतीयों के द्वारा बड़ा रुचिकर दिखाई देने लगा, या दिलचस्पी के साथ होने लगा था। फिर नाट्य रचना के जो संस्कार हैं, वो अब भी भारतीय कला में हम देख सकते हैं। इसके बाद में हिंदी में फिर से एक नए संदर्भ में नाटक लेखन की परंपरा आरंभ हुई, जिसकी शुरुआत हम भारतेंदु से मानेंगे। तो भारतेंदु के अनुसार जो विशुद्ध नाटक रीति का ध्यान रख करके हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक जो था, नहुष नाटक है, जो उनके पिता गोपाल चंद्र, या उनका एक और नाम गिरधर दास भी उन्हीं का ही नाम है, इनके द्वारा 1859 में लिखा गया था। लेकिन इधर काठमांडू, नेपाल में रचित कृष्ण चरितोपाख्यान नाटकम की सूचना मिली, और उसके बाद भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथा आरंभ हुई। उसकी रचना 1835 में, या हो सकता है इससे पूर्व भी हुई होगी, क्योंकि ये काठमांडू में रथ यात्रा के वार्षिक समारोह के अवसर पर ब्रिटिश रेजिडेंसी के तत्वाधान में 1 सितंबर या 1 सितंबर से 17 सितंबर 1835 तक खेला गया था। तो उसमें मंगलाचरण और कई प्रकार की स्तुतियाँ थी जो संस्कृत में थी, लेकिन जो गद्य भाग था वो खड़ी बोली हिंदी में ही था। तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि गोपाल चंद्र
के नहुष नाटक से पहले भी हिंदी नाटक लिखे गए थे, तो ये भी आवश्यक है कि स्फुट रूप में हो। तो हिंदी नाटकों का जो उदय है वो हम भारतेंदु के उदय के साथ ही मानेंगे। उसके बाद उन्होंने भारतेंदु ने विद्या सुंदर, जो चौर कवि की संस्कृत रचना विद्या सुंदर का अनुवाद है, फिर सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशेष्य विष्मोषधम, और जो बड़ौदा के गायकवाड़ जो होते थे उनकी गद्दी से उतारे जाने और सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना के आधार पर है। फिर भारत दुर्दशा, नील देवी, ये सब भारतेंदु के ही नाटकों के नाम हैं। प्रेम योगिनी, अपूर्व, काशी की जो वास्तविक स्थिति है उनके कुछ अंश उसमें संकेत में दिए गए हैं। प्रेम योगिनी, सती प्रताप, भारत जननी, ये सब। तो भारतेंदु की ये जो देन है वो हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है और तत्कालीन समय को पहचानने की उनकी एक अद्भुत क्षमता रही थी। उन्होंने हिंदी के साहित्यिक नाटकों की परंपरा को जन्म दिया, उस युग की नवीन चेतना को अभिव्यक्ति दी। नाटकों की रचना में समय के अनुकूल जो पाश्चात्य नाट्य शास्त्र हैं उनके आदर्शों को भी स्वीकार किया और निजी अध्ययन और अनुभव के बल पर हिंदी नाट्य शास्त्र की उन्होंने 1883 में रचना की। तो नाटकों के अभिनय का पूर्ण प्रबंध किया। इस प्रकार भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। तो इनके जो सहयोगी हुए थे भारतेंदु के, जिनमें हैं लाला श्रीनिवास दास, तो इन्होंने रणवीर और प्रेम मोहिनी 1878 में इन्होंने एक नाटक लिखा था। उसके बाद राधा कृष्ण दास ने दुखिनी बाला, पद्मावती, ये 1882 में लिखा गया था। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। राव कृष्ण देव शरण सिंह, इन्होंने माधुरी रूपक, मतलब बहुत अच्छे नाटकों की रचना इन्होंने की थी। तो इन थोड़े से नाटककारों में ही उच्च कोटि के नाटकों की रचना करने की क्षमता थी। और इस युग के जो अन्य नाटककार थे, जैसे जो देवकी नंदन त्रिपाठी है, अंबिका दत्त व्यास हैं, बद्री नारायण चौधरी जिनका उपनाम प्रेमधन है, बलदेव प्रसाद मिश्र है, तोताराम वर्मा है, प्रताप नारायण मिश्र है और दुर्गा प्रसाद मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, ये सब नाम उल्लेखनीय रहे हैं। तो इनके नाटकों पर जो पारसी थिएटर था उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। तो नाटकों की रचना में जो पुराने जो नियम थे उनकी अवहेलना और जो नए विधान है या नए नियम है उनका समावेश हुआ। समाज सुधार की प्रवृत्ति भी उसमें दिखाई देती है, लेकिन उसके समानांतर मनोरंजन की भावना भी कार्य करती रही है। तो भारतेंदु की मृत्यु के बाद हिंदी नाटकों का ह्रास आरंभ हो गया था, जिसके कई कारण रहे थे, जिसमें हम पहला कारण तो हम हिंदी के जो नाटककार हैं उनमें नाटकों के जो सूक्ष्म नियम हैं या उनकी जो विधियां हैं उनकी योजना की क्षमता नहीं थी। और दूसरा कारण क्या था कि नाटकों के इस उदय काल की सामाजिक स्थिति विक्षोभ पैदा करने वाली थी। तो इस प्रवृत्ति ने कुछ कर बैठने की प्रेरणा तो दी, लेकिन भावों और विचारों को घटनाओं के साथ कलात्मक ढंग से नियोजित करने के लिए मानसिक संतुलन प्रदान नहीं किया। तीसरा कारण रहा था कि आर्य समाज के आंदोलन से लेखकों पर जो शास्त्रार्थ जो शैली थी उसका प्रभाव पड़ा, जो निश्चय ही नाटकों के कलात्मक विकास में बाधा सिद्ध हुआ। चौथा कारण हम कह सकते हैं कि जो पश्चिम सभ्यता है या पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति है उसके कॉमेडी के अंधा अनुकरण के कारण भारतेंदु के बाद में हिंदी साहित्य में हीन प्रहसनों की प्रवृत्ति तीव्रता से पनप उठी। इन प्रहसनों में सामाजिक कुरीतियों पर खुलकर व्यंग्य किया गया। प्रहसनों की वृद्धि ने साहित्यिक और कलात्मक जो अभिनयपूर्ण नाटक थे उनकी रचना को बाधित किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अनुवाद नाटक थे वो किस प्रकार के थे। तो नाटकों की शुरुआत तो इस प्रकार से हुई थी। ठीक है बच्चों, इस युग में संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य से बहुत से नाटकों का अनुवाद भी किया गया। तो भारतेंदु ने संस्कृत नाटकों का अनुवाद किया, बांग्ला नाटकों का अनुवाद किया, अंग्रेजी साहित्य के जो नाटक हैं उनका अनुवाद प्रस्तुत किया। तो जो 1861 में राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत से शकुंतला नाटक का अनुवाद किया। उसके बाद लाला सीताराम ने BA
1858 से 1937 तक उन्होंने महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र, मालती माधव, मालविका अग्निमित्र जो कालिदास का नाटक रहा है, मृच्छकटिक, नागानंद, इन सभी संस्कृत नाटकों के अनुवाद किए थे। किन्होंने? राजा लक्ष्मण सिंह ने, लाला सीताराम ने और भारतेंदु ने। उसके बाद देवदत्त तिवारी, रामेश्वर भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, ज्वाला प्रसाद मिश्र, कृष्णदेव शर्मा, शीतला प्रसाद, इन सब ने उत्तर रामचरित्र, रत्नावली 1898 में भी लिखा गया था और एक 1895 में भी लिखा गया था, वेणी संहार, तो इन सब संस्कृत के नाटकों के अनुवाद किए थे। फिर संस्कृत नाटकों के बाद अंग्रेजी नाटकों का नाम आता है। तो अंग्रेजी नाटकों में सबसे अधिक अनुवाद जो हुए थे वो शेक्सपियर के नाटकों के हुए थे। तो भारतेंदु ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया था और इटावा निवासी रत्नचंद्र ने कॉमेडी ऑफ एरर्स का भ्रमजालक नाम से उन्होंने अनुवाद किया। मर्चेंट ऑफ वेनिस का सुंदर अविकल अनुवाद जबलपुर की आर्या नाम की एक महिला ने प्रस्तुत किया था। तो जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ ने एज यू लाइक इट और रोमियो एंड जूलियट इनका अनुवाद किया। बहुत उसका अनुवाद उन्होंने एज यू लाइक इट का मन भावन और रोमियो एंड जूलियट इसका प्रेम लीला नाम से 1897 में उन्होंने अनुवाद किया था। उसके बाद बांग्ला नाटकों को अगर हम देखते हैं तो उसमें रामकृष्ण वर्मा ने पद्मावती नाम से 1859 से 1906 के बीच में अनुवाद किया। वीर नारी जो द्वारिकानाथ गांगुली ने किया था, कृष्ण मुरारी और इनके अनुवाद प्रस्तुत किए उन्होंने। तो इसी प्रकार जो गाजीपुर के मुंशी उदित नारायण लाल थे, उनके वकील ने सती नाटक का और उसके बाद अश्रुमती नाटक के अनुवाद किए थे। ये अनुवाद पारसी कंपनियों के जो नाटकों के प्रभाव थे या कुप्रभाव हम कह सकते हैं, उनसे जनता को बचाने के लिए प्रस्तुत किए गए थे। उसके बाद भारतेंदु और उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने कुछ दिन तक हिंदी में सुंदर कलात्मक मौलिक नाटकों को भी उनके उसमें अभाव रहा था उनके समय में, और 1912 में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के जो वेणी संहार नाटक है उसका कुरुवन दहन नाम से फिर से रूपांतरण किया था। तो यहीं से नाटकों का पुनरुत्थान प्रारंभ होता है। 1915 में माधव शुक्ल का महाभारत प्रकाशित हुआ। इसके नाटकों के द्वितीय उत्थान की परंपरा को थोड़ा आगे बढ़ाया। माखनलाल चतुर्वेदी के कृष्णा अर्जुन युद्ध तथा बद्रीनाथ भट्ट के दुर्गावती नाटक में हिंदी नाट्य कला के सुंदर रूप का दर्शन हुआ। इसके बाद तो जयशंकर प्रसाद ने साहित्यिक नाटकों की परंपरा ने नाटक साहित्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया। तो जो भारतेंदु के अस्त होने के समय 1885 से लेकर के प्रसाद की जो नाट्य कला है, उनके विकास के युग तक हिंदी नाटकों के कई रूप विकसित हुए। तो इसको अध्ययन की सुविधा के लिए हम उनको 5 भागों में बांट सकते हैं। एक रोमांचकारी नाटक, दूसरा पौराणिक नाटक, तीसरा ऐतिहासिक नाटक, सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित नाटक और प्रतीकवादी नाटक। तो जो रोमांचकारी नाटक है, इन नाटकों की रचना 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानी जाती है और भारतेंदु के बाद और प्रसाद से पूर्व इस युग में इनका प्रभाव अधिक रहा और आगे चलकर जनता की रुचि अलग होने के कारण इनकी परंपरा जो है वो समाप्त हो गई। और इनमें से हम कुछ नाम देखेंगे कि रोमांचकारी नाटकों में 3 लेखक प्रमुख हैं। एक रौनक बनारसी, हुसैन मियाँ जरीफ और मुंशी विनायक प्रसाद तालिब, ये हैं। तो रौनक बनारसी का इंसाफ महमूद और हुसैन मियाँ जरीफ के लैला मजनू और गुल बकावली, इशरत सबा, अली बाबा, चांद बीबी और हातिम तई, इनका विशेष ख्याति इनको मिली है। और मुंशी विनायक प्रसाद तालिब के विक्रम विलास और गोपीचंद नाटक का अधिक प्रचार हुआ था। तो आगे चलकर मोहम्मद आगा हश्र कश्मीरी और पंडित राधेश्याम कथावाचक के नाटक इन्हीं नाटकों की परंपरा से थोड़े अलग रहे हैं। फिर अगला है पौराणिक नाटक। तो 1912 ईस्वी के बाद में पौराणिक नाटकों की बाढ़ सी आ गई थी। इसमें जो पहला वर्ग है वो बेताब और राधेश्याम कथावाचक का वर्ग है, दूसरा बद्रीनारायण भट्ट का वर्ग और प्रसाद वर्ग। तो प्रसाद वर्ग के जो नाटककार रहे थे वो है प्रसाद स्वयं और सुदर्शन।
तो इन्होंने कथा वस्तु पुराणों से अवश्य ली, लेकिन पौराणिक नाटकों की मूल विशेषताएं उनमें नहीं आ सकी। वे ऐतिहासिक नाटकों की ओर झुके रहे। पौराणिक नाटकों की प्रमुख 3 विशेषताएं: कथानक की धार्मिकता, अति प्राकृत दृश्यों की योजना, प्राचीनतम विश्वासों और मान्यताओं की स्वीकृति इनमें एक भी इनमें नहीं पाई जाती है। उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक नाटक। तो ऐतिहासिक नाटकों में कई कोटियां थी। प्रथम कोटि में प्रसाद ऐतिहासिक नाटक के हैं, दूसरे में जो बद्री नारायण भट्ट हैं उनके नाटक आते हैं, तीसरे गोपाल राम गहमरी, इनके नाटकों को रखा जाता है। उसके बाद जो अभिनय की दृष्टि से पूर्ण रूप से सफलता इन नाटकों को नहीं मिली और प्रसाद के नाटकों का अंत बड़ा ही कलात्मक होता है और नायक के व्यक्तिगत जीवन का जो अवसाद है या दुख है और दार्शनिक उदासीनता के कारण आत्मतोष के रूप में वो परिणित हो जाता है और अंततः दुख और सुख दोनों की सीमाओं को लांघ करके एक वो प्रसादात्मकता में वो परिवर्तित हो जाता है। तो इतिहास के अप्रकाशित अंशों को प्रकाशित करते हुए भी प्रसाद ने वर्तमान की उपेक्षा नहीं की। प्राय उनके सभी जो ऐतिहासिक नाटक हैं उन अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समस्याएं झांकती हुई उसमें दिखाई देती है। उसके बाद हास्यपूर्ण सामयिक नाटक भी हुए, जिसमें है जीपी श्रीवास्तव का उलटफेर, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत, विवाह विज्ञापन, मिस अमेरिकन और बेचैन शर्मा उग्र का उज्बक और 4 बिचारे, बद्रीनाथ भट्ट कृत चुंगी की उम्मीदवारी, लब्बड़ धौंदो। इस प्रकार के नाटक जो हैं उनकी हास्य व्यंजना जो थी, भाषा के उटपटांग प्रयोग और पात्रों की जो विशिष्ट या विचित्र आदतें थी और इन्हीं के कारण उनकी दृश्यों की अवतारणा द्वारा की गई थी, नाटकीय दृश्यों की अवतारणा। तो इन नाटकों में व्यक्तिगत और सामाजिक बुराइयों को हास्य के आवरण में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद आते हैं प्रसाद युग के नाटक, जिसमें पहला नाटक है प्रसाद युग का राज्यश्री, जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था। उनकी मृत्यु 1937 में हुई। तो इस प्रकार 1915 से 1937 तक की जो अवधि है उसको प्रसाद युग कहा जाता है। तो इस अवधि में हिंदी नाटक के क्षेत्र में प्रसाद जी छाए हुए रहे थे और इस युग के जो अन्य लेखक हैं उनमें हैं विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, बद्रीनाथ भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत सुदर्शन, बेचन शर्मा उग्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, उदय शंकर भट्ट, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, इन सब के नाम उल्लेखनीय रहे हैं। और विश्वंभरनाथ शर्मा, जिनका उपनाम कौशिक है, वो कथा लेखक रहे हैं मुख्य रूप से। इनमें हम देखेंगे जो गद्य साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, उन्हीं की तरह जो नाटक रचना के क्षेत्र में महिला लेखिकाएं हुई थी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें समकालीन महिला नाटककार जो हैं उसमें हैं मनु भंडारी, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे, शोभना भूटानी, कुसुम कुमार, गिरीश रस्तोगी, मीरा कांत, इंदिरा दांगी, इन सब के नाम उल्लेखनीय हैं। तो मनु भंडारी का पहला नाटक जो था वो था बिना दीवारों का घर, जो कि 1965 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक की सफल मंचीय प्रस्तुति से इनको ख्याति मिली। इसमें पति पत्नी के बीच तनाव भरे जीवन को मूर्त रूप दिया गया और तनाव का कारण उनके पति पत्नी के बीच जयंत की उपस्थिति है। उसके बाद शांति महत्रो जो है उनके 2 नाटक, एक और दिन और दूसरा है ठहरा हुआ पानी, ये 1975 में प्रकाशित हुए। उसके बाद मृदुला गर्ग, इन्होंने 1938 में एक और अजनबी नाटक लिखा इन्होंने, और जादू का कालीन 1993 में प्रकाशित हुआ। तो जादू का कालीन जो है उसमें कालीन बुनने के लिए बंधुआ मजदूर बनाए जाने वाले बच्चों के विवश और त्रासद जीवन का अंकन किया गया है। तो लेखिका को मजदूरों के जीवन को निकट से देखने और उनकी समस्याओं को समझने का एक व्यक्तिगत अनुभव हुआ और उसकी दृष्टि में इन मजदूरों के उद्धार और पुनर्वास के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को दिखाया गया है। उनका मानना है कि इन मजदूरों के जीवन में बदलाव तभी आएगा जब वे स्वयं जागरूक और सक्रिय रहेंगे। उसके बाद हम देखें जो मृणाल पांडे हैं, उनका नाटक है जो राम रचि राघा, इनसे उनको ख्याति प्राप्त हुई।
और शोभना भूटानी अपने नाटक शायद हाँ इससे चर्चित हुई। फिर कुसुम कुमार ने संख्या की दृष्टि से तो अधिक नाटक लिखे, वैसे उन्होंने कुछ उपन्यासों की रचना भी की, जिसमें ओम क्रांति क्रांति, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, सुनो शेफाली, संस्कारों को नमस्कार, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, तो ये सब जो नाटक हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं। उसके बाद एकांकी जो नाटक है उसमें मुख्य रूप से उनके जो विषय हैं उसमें आलोचकों ने एक मत नहीं है आलोचक। तो 1940 में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि हिंदी एकांकी का इतिहास जो है 10 वर्षों तक सिमटा हुआ है। तो प्रसाद का एक घूंट भी एकांकी है। तो जहां तक अंक वाले नाटकों का प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में भी भाण, अंक, विथि ये सब एक ही अंक होते थे, और हिंदी में भारतेंदु ने भी विशेष्य विषमोज्दम जो भाण है वो लिख करके संस्कृत की परंपरा को फिर से जीवित करना चाहा था। लेकिन जो हिंदी एकांकी नाटक की परंपरा है उसमें हम इसको नहीं रखेंगे। फिर उन हिंदी के एकांकी नाटककारों में भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, गणेश प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, सत्येंद्र, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, ममता कालिया, इन सब के नाम उल्लेखनीय रहे हैं। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि सन 1970 के आसपास ये जो लघु नाटक लिखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो कुछ दृश्यों में पूरा नाटक प्रस्तुत कर दिया जाता है। कभी ये 2 अंकों में समाप्त होता है तो कभी अंकों का विभाजन ही किया नहीं जाता है। दृश्य परिवर्तन से ही कार्य व्यापार के उतार चढ़ाव का बोध करा दिया जाता है। तो इन लघु नाटकों के लेखन की प्रवृत्ति के बढ़ने से एकांकी नाटक प्रभावित हुए, रेडियो नाटक लेखन की परंपरा पहले की तरह रही है। तो आज की क्लास में हमने नाटकों के प्रकार, नाटकों का उद्भव और उस विकास के क्रम को हमने पढ़ा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।